छोटी सी बात महसूस होने लगी कि जो लोग शीरोज में हैं और जो अपने ग्रुप में हैं, आप लोग एक ग्रुप में हो ना, तो आपको ज्यादा दुनिया से पता से मतलब रही नहीं कि आप ज्यादा बहुत, तो जो लोग शीरोज में रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं, मैं एक दो लोगों से उनका भी अनुभव जानना चाहता हूँ, क्योंकि बदलाव हमें ऐसा ही लगता है कि हमारा घर ठीक हो गया तो हमें लगता है कि सब ठीक हो गया, ऐसा होता है बहुत बार। तो मैं उनको जानना चाहता हूँ जिनको अभी बहुत रेगुलरली शीरोज पे नहीं आते हैं, जिनका भी यहाँ पे वो नहीं बना, लेकिन जो अपने घरों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग बताएं। कोई दूसरा किसी का इससे अलग भी अनुभव किसी का है तो प्लीज साझा कीजिए। अच्छी बात है कि हमें बहुत मौका मिल गया, बहुत लोग नहीं आए तो लोग आराम से बात कर सकते हैं। लगा दीजिए, खड़े होकर बोल रहे ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, चलिए कोई बात, बोलिए। मेरी बेटी कम निकलती है और मैं तो घर जाती हूँ, घर वालों ने डाला है के जाओ घर के पीछे, और मतलब हम निकलते हैं तो देखते हैं, हमारे पड़ोसी देखते हैं, फिर देख लेना हम निकल जाते हैं। और आपको इससे कब कब दिक्कत आती है? थोड़ी दिक्कतें शेयर करना चाहेंगे अपनी सबसे, क्योंकि सब तरह के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, दिक्कतें आती हैं, फिर भी हम झेलते हैं और अभी पकड़े नहीं गए हैं, अभी तो गवाहियां हो रही हैं, लड़की की होगी गवाही, बस यही कहना। आपकी बेटी कुछ बोलना चाहेंगी? वो भी बोल सकती है या कोई, पता है यहाँ सारे लोग अपने बैठे हो, आप देखिए ना, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, जिसकी हिम्मत ना बने वो थोड़ी देर में बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका मन करेगा। घर से नहीं निकलती हूँ, मुझे बहुत शर्म लगती है, लोग बात देखते हैं, ज्यादा जाती नहीं हूँ, बाहर घर में रहती हूँ। और क्या करती हैं आप? घर में कुछ नहीं करती हूँ, पहले पढ़ाई करती थी, पढ़ाई छूट गई, बस घर में रहती हूँ ज्यादातर। और थोड़ा पहले के बारे में बताइए। अच्छा, अपने दोस्तों के बारे में बताइए, कोई आपका दोस्त है? नहीं, मेरी कोई दोस्त नहीं। पहले तो थी दोस्त कोई? हाँ, जब पढ़ने जाती, जब कौन थी? लड़की है। नाम बताइए। 2-3 सहेलियां थी, स्कूल में थी, हमारी छूट गई, स्कूल छूट गया था। क्यों छूट गई? इसकी वजह से हमारे यहाँ मतलब इसकी थोड़ी सी घर में पढ़ाई हो गई थी, इसलिए स्कूल छुड़वा दिया था। हाँ, कुरान शरीफ पढ़ाई नहीं थी तो इसलिए स्कूल का जाना छोड़ दिया। फिर घर वालों ने तैयार डाल दिया। आप स्कूल पर क्यों नहीं गई? स्कूल क्यों नहीं गई? अब जाती नहीं है, अब इसलिए कि वो की वजह से नहीं वो कर रही। कोई बात नहीं। वैसे बहुत जर्नलिस्ट महोदय हैं नहीं यहाँ पे, जो लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये बहुत ही सामान्य उदाहरण, कोई बात नहीं, आप प्लीज बैठिए। ये बहुत ही सामान्य उदाहरण है, मुझे नहीं पता था कि हमारे बीच में हमें सारे तरह के उदाहरण मिल जाएंगे, पर मैं समझ डॉली है, डॉली भी स्कूल में ही थी जब इन पर अटैक हुआ था। इन्होंने इनके स्कूल ने भी को कोऑपरेट नहीं किया और बाद में इनकी भी हिम्मत नहीं बढ़ी। तो दोनों दो तरफा भी है, स्कूल आपके साथ सपोर्टिव नहीं होते हैं, स्कूल को लगता है कि ये लड़की लोग क्राइम में इन्वॉल्व है, मेरे स्कूल का नाम खराब होगा, ऐसे करके लगभग जितने भी मामलों में बच्चे पढ़ने जा रहे थे उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। दूसरी बात, वो बच्चे भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि उसी स्कूल में वैसे उस स्थिति में कैसे जाएं, ऐसी बात है ना? हाँ, क्योंकि क्या होता है कि वो हिम्मत लाने के लिए हौसला, वो जो हौसला होता है वो शुरुआती वक्त में तो बिल्कुल नहीं मिल पाता है। इतनी सारी बातें हैं कि हम क्या क्या नोट करके बताएंगे, पर ये बात बहुत सामान्य है कि जब ऐसा होता है तो ये सामान्य का मतलब सामान्य नहीं है ये, बल्कि ये बहुत ही इसको कहेंगे कि ये बहुत बार रिपीट होता है। ये हमने एक पैटर्न की तरह देखा है कि जब भी, और हमने डेटा भी हमारे पास है, डेटा हमारा कहता है कि लगभग कहाँ गया डेटा था कि ज्यादातर मामले ना 14 साल से लेके 18 साल और फिर 18 साल से लेके 35 साल के मामले ही हैं। मतलब 35 साल के ऊपर के मामले बहुत कम परसेंट में है, मतलब आधे से ज्यादा 2/3 मामले जो है इसी तरह के हैं, जिसमें केसेस जो है जिसमें जो सर्वाइवर है उनकी एज 35 से कम है, और उसमें से भी आधे से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिनमें जो एसिड अटैक होता है वो बिल्कुल 18 साल 20 साल की एज के अंदर ही होता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अपने स्कूल दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से मैं आगे इस पे आना चाह रहा था। जर्नी है और अपने तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं।
तो मैं आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था कि बहुत सारे, क्योंकि इस बीच में अभी हमने हाल ही में बहुत सारे हमारे नए टीम मेंबर जुड़े हैं और ये सारी टीम अभी 5 दिन की एक ट्रेनिंग के लिए चेन्नई जा रही है। तो हमारे पास एक अच्छा मौका था कि 10 साल की जर्नी हम यहाँ रख पाए, उन सर्वाइवर्स को जो नए आए हैं उन्हें इस तरह का अनुभव दे पाए और अपनी बात को सरकार तक उठाएं। इसके लिए आज का एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। इस कार्यक्रम की 2-3 मेन हाइलाइट्स हैं। हम चाहते हैं कि हम हर तरह की जो स्टोरी है, हर तरह की समस्या है, उस पर प्रकाश डालें। जब हम लोग यहाँ बात करेंगे तो हम लोग बहुत ध्यान से बात कीजिएगा। आपके ही साथी सलाहकार यहाँ बैठे हुए हैं, पर हो सकता है कि हम लोगों से भी कोई कुछ पॉइंट्स छूट जाए। उन पॉइंट्स को आप रखिए, बिल्कुल संकोच मत कीजिए। यहाँ कोई बाहर का नहीं बैठा हुआ है, सब अपने ही लोग बैठे हुए हैं। तो वो एक चर्चा 1-2 घंटे की हमारे 1-2 घंटे भी 1.5 घंटे लगभग बचा हुआ, तो उस चर्चा को हमें आगे इस तरह ले जाना है। बस, तो मैं सबसे पहले अपना आभार व्यक्त करूंगा, इंट्रोडक्शन भी करना चाहूंगा। आशीष शुक्ला जी का प्लीज आइए। आशीष भाई को देख के ना थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी हो जाता है इनको, क्योंकि हम लोग उस समय आशीष जी और ये जो पूरा कैंपेन है, दोनों की उम्र एक है, एक साथ स्टार्ट हुआ है और ये जर्नी भी ऐसी स्टार्ट हुई कि बहुत सामान्य रहता था। हम लोग, आशीष जी तो और छोटे रहे होंगे, आप 23-24 साल के रहे होंगे ना उस वक्त तो, और तब से हम लोग जुड़े हुए हैं। अब लगभग 11वां साल चल रहा है। अंदाजा नहीं था कि हम लोग कैफे चलाएंगे, मगर क्या हुआ, उसने केवल स्पेस दिया और कुछ नहीं किया। हम लोगों ने क्या किया कि स्पेस बनाया और स्पेस को थोड़ा सा डिजाइन कर दिया और वहाँ खाने पीने का इंतजाम कर दिया और उस स्पेस ने केवल आज करीब 100 के आसपास लड़कियां उससे लाभ ले चुकी हैं। तो जब आप कोई जगह बनाते हैं, कोई इस तरह का अभियान शुरू करते हैं, अगर वो उन उद्देश्यों को पूरा कर पा रहा है तो एक तरह से अभियान की और ऑर्गेनाइजेशन की सफलता है। हम कितनी दूरी तय कर पा रहे हैं वो कभी कभी मायने नहीं रखता है। यह है कि हम चल पा रहे हैं, हम कह पा रहे हैं और लोग हमारी सुन पा रहे हैं। पहले था कि लोग सुनते ही नहीं थे, तो हमने कहा लोग अपनी जगह बना लेते हैं, एटलीस्ट वहां तुम कहेंगे, वहां तो सुनेंगे। एटलीस्ट जैसे हम आज प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए हैं, क्या अपनी बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि भाई कुछ पत्रकार साथी आएंगे, हमारे विषय को समझेंगे, उसको लिखेंगे, सरकारों का ध्यान जाएगा। तो वैसे लगातार तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, मगर शीरोज एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपने आत्मविश्वास को, अपनी इच्छा शक्ति को, अपने सपनों को और अपने अधिकारों को हम कह सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा समाज में उसको व्यवस्थित करने के क्रम में एक कदम है और जो ये अपराध हो रहा है, इस अपराध को कैसे रोका जाए, क्योंकि अधिकतर क्या हमारे पास व्यवस्था क्या है, जब घटना हो जाती है तब हम पहुंच पाते हैं उसके पास। और घटना के पहले जो रोकथाम, उसको प्रिवेंशन बोलते हैं, कि रोकथाम के लिए क्या अभी तक नहीं। घटनाएं हो रही हैं, अभी आप देखेंगे केस में, अंतिमा का केस 2 साल का पुराना केस है, या फिर अभी हम लोग दिनेश पाल अभी आने वाले हैं, उनका भी केस 2 साल का है। अभी रिसेंट में लुधियाना में घटना हुई है, उसके पहले एक अलीगढ़ शासनी में घटना हुई है। अभी तो मतलब इधर देखिएगा तो एक सितंबर का, अक्टूबर चल रहा है, सितंबर में जो है करीब 7-8 घटनाएं हुई। तो अपराध हो रहा है, अपराध कैसे रोका जाए, सरकारें क्या कर सकती हैं, हमारे उसमें सुझाव क्या हो सकते हैं, इन 10 वर्षों में काम करते वक्त हमने क्या पाया है और क्या जाना है, वो हम यहाँ शेयर करने के लिए हम इकट्ठा हुए। और दूसरा तो फिर अगर आप किसी को गाड़ी देते तो फिर आप अपने हिसाब से चलाता है ना। अधिकतर नए ड्राइवर को आप गाड़ी दे दीजिए, उसको चलाना नहीं आता है तो फिर क्लच प्लेट चली जाती है गाड़ी, तो उसको दोबारा से आपको बनवानी पड़ती। कहने का मतलब है कि आपको खुद ड्राइवर बनना पड़ेगा अपनी गाड़ी का, कि आप अपनी बात कह पाए सहूलियत से। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। मैं कह सकता हूं कि जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मैं नहीं जानता था पितृसत्ता क्या होती है, जो एक बड़ा कारण है ऐसे अटैक को करने का, उसको अंजाम देने का। तो मैंने सीखा है कि कहाँ ध्यान रखना है और कैसे आप कैसे इनपुट दे सकते हैं समाज में व्यवस्थित बनाने में। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो
तो इस क्रम में जब आप इन्वॉल्व होते हैं, एक दिन से कोई चीज नहीं बदल जाएगी, आप उठेंगे सोचेंगे दुनिया बदल गई, ऐसा नहीं है, मगर हाँ उसको प्रयास करना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए इस क्रम में। तो कहने को तो बहुत कुछ है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ तो कहा नहीं जा सकता है। जो कुछ थोड़ा बहुत है, मुझे लगता है कि ये कि इस अपराध को कम करने के लिए आप लोगों के विचार सबसे जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने इस घटना को झेला है और उनके कारण आप लोगों को पता है कि किस कारणवश उस व्यक्ति ने आपके ऊपर घटना की। तो आप लोगों के जो इनपुट हैं, जो आप लोगों की बातें हैं, जो आपके अनुभव हैं, वो ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो उस घटना को देखा और घटना में जो भी समस्याएं हैं उनकी समाधान की तरफ बढ़े इन्हीं 4 राज्यों में। तो हमारा फोकस यही है कि इन 4 राज्यों में हमने जो काम शुरू किया है उसको हम तत्परता के साथ, तल्लीनता के साथ, जो भी वहाँ की समस्याएं हैं, वहाँ के चैलेंजेस हैं, क्योंकि बहुत सारे जो सर्वाइवर हैं दूसरे राज्यों में, उनका दिल्ली आना या दूसरे किसी राज्य में जाना बहुत कठिन होता है। उसके चैलेंजेस हैं, जियोग्राफिकल चैलेंजेस हैं, कल्चरल चैलेंजेस हैं, बहुत सारे अलग तरह के चैलेंजेस हैं, भाषाई तौर पर बहुत सारी बातचीत नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग परियोजनाएं, अलग अलग प्रोग्राम्स डेवलप किए जाए, जिससे उनके ही गृह राज्यों में उनको नौकरी, शिक्षा और उनके ट्रीटमेंट कराए जा सकें। एक तरीके से डिजाइन है, इंट्रोडक्शन हो गया है, आप लोग इसमें जो है सर्वाइवर्स के टेस्टिमनीज हैं, आप लोग की बातचीत, आप लोगों में से जिसको भी मन कर रहा हो, अब मन हो गया होगा थोड़ा। मेरा नाम रत्ना शर्मा है और मैं फैजाबाद आए थे। 2023 में हुआ है और 11 जुलाई को 2023 में हुआ है और मैं रात को 2:30 बजे ऐसे लगे हुआ है मेरे ऊपर जो है, और मेरे घर वालों ने मेरा बहुत सहयोग किया और मेरा जो है ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज रामा सेंटर में चल रहा है और अपने घर से निकलती हूँ तो मुझे घर मतलब बाहर अब यहाँ आगे बहुत और अच्छा लगेगा, यहाँ आगे बात करो, सब लोग देख भी पाएंगे आपको ना, आएंगे। तो मुझे दिक्कत होती है, अपना चेहरा ढककर मतलब निकलती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे ऊपर ऐसे हुआ। मैं सोचती हूँ कि मैं भी ठीक हो जाऊँ और समाज में अपना भी योगदान दूँ। और मेरी एक इच्छा है सर कि जो है मेरा सपना था पहले से तो मैं कुछ बनूँ, मुझे सरकारी जॉब मिली और सपना ये था कि सरकारी जॉब मिले, लेकिन मैं अधिकारी बनना चाहती थी, इसीलिए मैं बहुत मेहनत की। मैंने ग्रेजुएशन भी किया, एनसीसी भी कर रखा था और इसी के दौरान मतलब कई सारे डॉक्यूमेंट मैंने भरे और सीआरपीएफ में मेरा निकला था, लेकिन मुझे हाइट की वजह से जो है हाथ किया गया। तो मतलब मैं बहुत दुखी हुई, तो मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ सर। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा सहयोग दें और मुझे अभी वो नहीं मिला है, कंपनसेशन भी मुझे नहीं मिला है और मेरा ट्रीटमेंट भी अभी मेडिकल कॉलेज से चल रहा है, इसके लिए इन्होंने एनसीसी भी की। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैंने भी 5 साल एनसीसी किया, एनसीसी सर्टिफिकेट मैंने भी किया हुआ है। मैं तो फौज में भी गया, 2 साल में फौज में रहा, एयरफोर्स में था मैं, तो मैं समझ पाता हूँ आपके जज्बे को। हम कुछ करना चाहते हैं उस वक्त, और मैं भी बहुत ही मतलब सामान्य परिवार से हूँ, इसलिए समझ पाता हूँ। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में, जब हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहला ख्याल ही आता है फौज में जाएं, है ना, पुलिस में जाएं, सीआरपीएफ में भर्ती हो जाएं। तो उन्होंने प्रयास किया, अंतिमा बोल रही है, लेकिन अंतिमा मैं खुद नहीं कहूँगा, हो सकता है कि आज जब इतने सारे लोगों को आप सुने तो आपको पता चल जाए कि आप अपना सपना कैसे पूरा करेंगी। जैसे आशीष भाई कह रहे थे कि अपनी गाड़ी को ड्राइव करनी पड़ेगी, है ना, तो क्या है ना कि
वही बात यहाँ पे भी है कि आप खुद ही अपने आप को वहां ले जाएंगी और रास्ते भी आपको यहीं के लोग से बात करते हुए दिखेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सपनों को एक हद तक पूरा किया। सपने से कुछ भी नहीं होते। सपने ये नहीं होते हैं कि मैं कई बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोस्तों को सपने क्या है कि आपने रात में सपना देखा महल का कि एक महल है उसमें आप हैं और आप उसको चाहेंगे तो वो तो सपना ही होगा। सही में वो सपना हो गया, आपने सपना देखा था। सपना जो हम रोज रोज में बोलते हैं ना, वो सपना वो नहीं होता। वो सपना उसका कोई चित्र नहीं होता दिमाग में, वो एक एहसास होता है कि हम कुछ अच्छा करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे। एक पूरा चित्र नहीं होता है दिमाग में कि हम यही करेंगे। जब यही वाला होता है तो वो होता है सपना एक्चुअली। तो हो सकता है कि आज मेडिकल कंडीशन की वजह से सीआरपीएफ में ना हो पाए, हो सकता है कि सीआरपीएफ के लिए नहीं फिट हो। आप खुद ही अब आप सोचोगे अपने सपने के बारे में तो लगेगा कि क्या पता आज भाग दौड़ ना कर पाए उस तरह की। लेकिन सपना सीआरपीएफ में ही जाने का थोड़ा ना सपना था, अपने परिवार का नाम रोशन करना, अपने इस जीवन में आए उसको सार्थक करना, और वो आप करोगी। मैं चाहूंगा कोई ऐसा इंसान बताए जिसने थोड़े अपने सपने पूरे किए हैं। क्योंकि बस एक मिनट रोक रहा हूँ। डॉली जब आई थी तो 14 साल की थी। मेरा पार्टनर 2013 में हुआ था जब मैं 13 साल की थी, और मैं मतलब स्कूल पढ़ने जाती थी। एक लड़का था जो हमेशा बदतमीजी करता रहता था। मैंने मना किया था इसी बात पर, उसने एक्टर फेस है। उसका सपना था कि मैं घर से बाहर ना निकलूं, जैसे मेरा चेहरा खराब हो जाएगा तो मैं घर में रोती रहूंगी, बैठी रहूंगी। तो मैं 2 साल घर से बाहर नहीं निकली, और 2015 में 1 जनवरी को मुझे इस रोज हैंगआउट कैफे के बारे में पता चला। तो मैं फर्स्ट टाइम गई तो मैं अपना फेस ओपन करके, मतलब फेस ऐसा कवर करके गई थी। तो सब लोग, रूपा दीदी, जीतू दीदी, सब लोग बोले आप अपना फेस क्यों कवर करते हो? तो मैंने बोला मेरा फेस अच्छा नहीं है इस वजह से, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा लड़कियों के मुंह पे, मतलब फेस पे छोटा सा भी पिंपल हो जाता है तो उनको बहुत ज्यादा शर्म आती है, वैसा होता है। और मेरा तो उस टाइम पूरा आईज नोज टोटली बंद हो गया था, मतलब मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी सांस लेने में भी। मतलब ऐसे बोल दे रहे हैं, इससे अच्छी आवाज आ रही, सबको अच्छे सुनाई दे रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है गले की वजह से। तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा अजीब लगता था। तो मैंने अपने आप को, मतलब मैं फर्स्ट टाइम सब लोग बोले अपना फेस ओपन करो। मैंने बोला नहीं मेरा फेस अच्छा नहीं है। तो बोले फेस आपको कवर नहीं करना चाहिए, फेस उसको कवर करना चाहिए जिसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। तो उस दिन का दिन है, आज तक मैंने कभी फेस कवर नहीं किया, और मेरे को घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम पार्क घूमने जा रही थी तो एक लड़की थी मेरे, मतलब ऐसे निकल रही थी और बोल रही थी कैसे भूतनी जा रही है। तो मुझे वो चीज बहुत ज्यादा बुरा लगा कि मतलब कि कोई किसी की लाइफ में ऐसे इंटरफेयर कैसे कर सकता है। चलो मेरा फेस खराब है, दिल तो सुंदर है, पर उसने, वो लड़की ने मेरा दिल नहीं देखकर उसने मेरे फेस पे जज कर दिया। तो मुझे वो चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी, और मेरे को लगा मैं हिम्मत अपनी हार चुकी थी एक तरह से। तो मुझे जब कैफे में आसिफ भैया, आलोक भैया और भी सब लोग मिले तो समझाते थे कि फेस ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपका दिल इम्पोर्टेंट होता है, और आपका ड्रीम, आपको क्या बनना है। तो मैंने बोला मुझे बनना तो बहुत कुछ है, और ऐसे बातों से नहीं बनता है, बन के दिखाना पड़ा। पर मेरा, मतलब मैंने किसी को नहीं बताया था, मेरा एक सपना था अपना खुद का घर लेने का। तो मतलब क्योंकि मेरी मम्मी, हम लोग शुरू से किराए के घर पर रहे हैं, तो बच्चन कोई बात हो जाती थी तो बोलते थे ऐसे तो किराएदार है, कुछ भी बोलेगी आप तो यहाँ है तो कहीं और चले जाएगी। तो मुझे उसकी बात बहुत ज्यादा बुरी लगी। मैंने सोचा किसी दिन मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी और अपनी माँ को उसमें बैठा दूंगी। तो आज मेरी माँ, मतलब अभी 3 तारीख को खुद के घर में है, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरी माँ मतलब खुद के घर में है। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये समस्या धीरे धीरे करके सॉल्व हो गई, क्योंकि अब समझाना नहीं पड़ता था। क्योंकि अगर अब क्या होता है, एक दूसरे से मिलते ही कम बातों में ही, कम शब्दों में ही बात समझ में आ जाती है। और कई सारे लोग ऐसे हैं डॉली की तरह जिन्होंने पहले दिन ही आके प्रण दिया कि मैं कभी अपना चेहरा कवर नहीं करूंगी, और वो प्रण बहुत काम आया। क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि जिसको भी समझ में ना आ रहा है बात, वो काम करे, अपने चेहरे को कवर करके रखे पूरे एक दिन, और अंदाजा लग जाएगा कि आप कैसा महसूस करते हो, आपका आत्मविश्वास कहाँ चला जाता है। आप अपने आप को जब तक ढकते हो तब तक तो आधी लड़ाई तो वैसे ही हार जाते हो। तो जैसे ही अपने आप को अनकवर करना शुरू किया, आधी लड़ाई हमने वहां से
शुरू कर दी। तो डॉली ने 2-3 बातों पे ध्यान दिलाया। तो डॉली माइनर थी, 15-14 साल की थी, कि एज बहुत कम थी। दूसरा और बहुत सारी लड़कियां डॉली की ही तरह कम एज में ही उन पर अटैक होता है। दूसरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, उसमें मैंने वही डेटा निकाला कि हमने निकाला कि 91% केसेस ऐसे हैं जिनमें एनुअल इनकम 1.5 लाख रुपए से कम वाले जो सर्वाइवर्स 1.5 लाख रुपए भी उनकी इनकम नहीं है। 91% लोग ऐसे हैं अपनी टीम में, 200 लोगों के डेटा में। सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं। अटैक तो कई लड़कियों ने, मैं तो सबकी लगभग कहानियां जानता हूँ, महसूस करता हूँ कि एसिड अटैक तो उनके साथ आखिरी अपराध हुआ। एसिड अटैक के बाद जरूर उनके साथ अपराध होने बंद हुए हैं, लेकिन एसिड अटैक से पहले बहुत लड़के ने मुझे बताया कि उनके साथ मॉलेस्टेशन हुआ, कई लोगों के साथ रेप भी हुआ, कई लोगों के साथ सेक्सुअल एब्यूज बहुत तरह के हुए, घरों में बहुत तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, घरों में ही मारपीट, अत्याचार, पति से मारपीट, है ना, ये सारी चीजें उन्होंने झेली। एसिड अटैक हो जाने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा जरूर हुआ है कि वो उनके साथ एक आखिरी अपराध हुआ है, उसके बाद शायद उन्हें थोड़ी बहुत कहीं से मदद मिली है। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि ये इसमें कई लेयर हैं। पहली लेयर तो यही है, सबसे बड़ी समस्या गरीबी। तो ज्यादातर लोग, चूंकि महिलाएं हैं, महिलाओं को पहले ही कम अधिकार है, उसमें से भी महिलाओं के साथ कोई अपराध हो जाए, उसमें से भी आप गरीब परिवार से हो, गरीबी के साथ क्या फैले जाता है कि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है अपनी टीम में। हमारी टीम में सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट किए हुए हैं। तो सब लोग जानते ही हैं, बस डेटा देख के हम लोगों को भी आश्चर्य होता है कि 200 लोगों में लगभग 20 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। बाकी 15% टोटल लोग तो बिल्कुल ही कभी स्कूल नहीं गए हैं। तो ये जो चैलेंजेस है ना, इससे रिहैबिलिटेशन मुश्किल हो जाता है। अब मैं छोटा सा टर्म बता दूं, रिहैबिलिटेशन बोलते रहते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या होता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, यानी कि आप जहां थे आपको वैसे वापस ला दिया जाए। तो क्या आप लोगों को लगता है कि हम लोग को वापस ला जाने से कोई मदद मिलेगी? जहां पे थे, जैसे डॉली की जो स्थिति थी, क्या अगर आपका पुनर्वास करके वैसी स्थिति में ला देते तो आप नॉर्मल रह पाती आपकी? क्योंकि बहुत सारे लोग जो इतनी मुश्किलों में थे कि उनको पुनर्वास करने के बाद भी उन्हें और ऊपर ले जाना पड़ेगा। पुनर्वास से काम नहीं चलेगा, उनको उसी गरीबी में वापस नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ये कुछ बातें हाईलाइट हुई। बहुत अच्छा बोलती है डॉली, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद क्या कॉन्फिडेंस है आपका, अच्छा लगा। तो बताऊंगा मैं उनके बारे में डिटेल में, आपको मिलवाऊंगा आपको उससे। तो ठीक है, इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। अब कोई और अगर व्यक्ति अपनी बात कहना चाहे, मैं तो कोशिश करूंगा कि जो लोग बोलते रहते हैं वो नहीं। बात करना चाहती हूँ, और मेरा नाम संगीता सिंह है, मैं जिला रायबरेली से आई हूँ। और मेरे ऊपर 2019 में मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों लोगों के ऊपर ऐसे अटैक हुआ था। उसके बाद में हमारे लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, जो कि पेपर में निकला, हर जगह पे निकला। तो सब लोग वहाँ पे गए, हमारे लोगों का सहयोग दिया। खाती हमारे बच्चे छोटे थे, लड़की 11 साल की थी, लड़का मेरा था। वो दोनों हम लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराए हुए थे। उसके बाद में हमारे पास पैसा नहीं था, मैं अपना घर बनवा लिया था। उसी के जलन में हम लोगों के ऊपर ऐसे अटैक हुआ था। उसके बाद मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, मैंने अपना ज़मीन बेच करके अपना इलाज कराया, अपने हस्बैंड का भी करवाया। फिर उसके बाद में मुझे ये नहीं पता था कि मुझे सीरियस से हमको इतना सहयोग मिलेगा। फिर भैया लोगों ने मेरा सहयोग किया। उसके बाद में थोड़े 5 साल जहाँ फिर बीता 2023 में मेरी लड़की को मदद कर दिया गया है। उसमें अगर हमने FIR दर्ज करवाने गए तो पुलिस प्रशासन कहती है कि ऐसे अटैक जब हुआ था तो तुम्हारे ऊपर कम पड़ा है, हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा पड़ा है, क्यों पड़ा है, तुमने करवाया है। मेरा FIR में भी नहीं दर्ज हुआ है, अभी तक भी नहीं दर्ज हुआ है। मैंने कोर्ट से दर्ज करवाया है, तो उसमें भी पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर रही है। आज 3 महीना हो गया है FIR दर्ज हुए। और जो मेरा ऐसे अटैक का FIR दर्ज हुआ था उसमें भी धाराएं नहीं लगी हैं, अभी तक इसका मुझे कोई वो नहीं मिला है। धारा 326A होना चाहिए था, लेकिन धारा केवल 326 ही लगी हुई है। तो मुझे सरकार से कोई मदद नहीं मिली, जो मदद मुझे मिली सिरोज से मिली है और हमें कुछ नहीं मिला है। उसके बाद में लोग बाग उल्टा सीधा बोलते हैं, क्या करें हम।
इसे यही चाहते हैं कि मेरा सभी लोगों से कि सहयोग मेरा हो जाए, मेरी बेटी को भी न्याय मिल जाए अगर उनको मिल रहा है तो। और जिन लोगों ने डाला है ऐसे हमारे ऊपर, उन लोगों तो अभी भी बाहर घूम रहे हैं 5-6 महीने 7 महीना, जो अपना जेल में बंद थे, उसके बाद अब जमानत पे छूट आए हैं। लेकिन अब कोई वो नहीं हो रहा है उन लोगों के ऊपर, ना मेरा गवाही के लिए जाते हैं तो वकील गवाही दिलवाता है, ना कुछ भी नहीं करता। वो लोग सब पैसे से अपना सब वो किए हैं, हम दौड़ भाग नहीं कर पा रहे हैं इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है और मैं दुख की मारी भी हूँ, मेरे कुछ वो नहीं है। जिसकी जवान बेटी चली जाए उससे पूछिए आप लोग क्या होता है, माँ क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। मेरे बेटी को न्याय नहीं मिला है। मेरे हस्बैंड ही नोएडा में गिरते जब मेरी लड़की का मर्डर हुआ था, लड़की अंदर। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारा सब लोग मदद करिए और सहयोग करिए, जहाँ तक हो सके हमारा हर चीज़ करवाइए आप लोग। नमस्कार। तो और मैं इनके गांव गया हूँ तो मैंने ये भी महसूस किया है, इनका उदाहरण भी मैं सामने रखना चाहता हूँ। ये भी एक बहुत ही कॉमन उदाहरण मुझे दिखता है, क्योंकि इनके गांव जाने पे पता चलता है कि पूरा गांव लगभग इनके खिलाफ रहता है। उन्हें इस बात की और जलन रहती है कि इन्हें कंपनसेशन मिल गया, इन्हें सहयोग मिल गया, इन्होंने और जिस परिवार ने इन पर एसिड अटैक करवाया था उसी परिवार ने साजिशन इनकी बेटी को मार दिया। और इस तरह का कुछ सिस्टम बन गया कि पुलिस उसमें कोई सहयोग नहीं कर रही थी। हम लोगों ने बहुत भी प्रयास किया और अभी भी वो कोर्ट से जो चीजें चल रही है, लेकिन न्याय के स्तर पे वही है और इनका केस जैसे वो बता रही है पेंडिंग है। तो समाज में जो दबंग है, इनके पे जो हमला किया वो दबंग परिवार है वहाँ का, और वो दबंग लोग पूरे गांव पे इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको पूरे गांव से अलग थलग कर दिया, क्योंकि इनको कंपनसेशन मिला बाद में, इनको इनके हस्बैंड को, तो उससे इन्होंने अपने घर वर थोड़ा ठीक कर लिया, घर बनवा लिया। उसी को लेके पूरा जो मोहल्ला है, पूरा जो गांव है इनका, वो इनसे उल्टा इनका सहयोग करने की जगह इनको, तो मैं इनके गांव गया हूँ, मैंने देखा है और जो ये बता रही हैं उसको मैं शब्दों में समझाऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा। मैं क्योंकि हर एक स्टोरी से वो नहीं, उससे कुछ नहीं करती वो माइक पे हाँ। मैं अमीषा, मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। तो मुझ पे एसिड अटैक 2022 को हो गया। मेरा एसिड अटैक जिसने किया वो मेरा फियांसी था। तो मेरे इस इंसिडेंट को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। तो मेरा बस एक चीज़ है, मेरा जो इंसिडेंट हो गया खाली अभी 3 साल हो गए, 3 साल से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन एक उम्मीद है जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ इंशाल्लाह मेरे लिए बेहतर होगा। तो उस इंसिडेंट में मेरी दोनों आइज बर्न हो गई थी और मेरा फेस बर्न हो गया था। तो उसके बाद मुझे ट्रीटमेंट के लिए लिया गया। मेरा ट्रीटमेंट अभी चेन्नई में चल रहा है। तो मेरी एक आंख अभी ठीक होगी, लेफ्ट आई, तो उसमें मेरा थोड़ा थोड़ा विजन आ गया और जो लेफ्ट आई है वो अभी बंद है। तो क्या हो गया, इस इंसिडेंट के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी अपनी लाइफ से कि मतलब बहुत सारे सपने थे मेरे लाइफ में, बहुत सारे सपने देख रही थी मैं खुद जॉब करती थी। तो अचानक से ऐसा इंसिडेंट होना, पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है। बट बोलते हैं ना, अगर किसी इंसान पे इंसिडेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उनको कोई ऐसा सहारा होना चाहिए, उनका ऐसा कोई सपोर्ट होना चाहिए। तो मेरी फैमिली, उन्होंने मेरा हर टाइम सपोर्ट किया। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया है। जब भी मैं कभी कहीं पे सैड हो जाती थी तो मुझे हमेशा एक हौसला देते थे, अगर आप यहाँ तक पहुँचो इससे आगे भी आप पहुँचोगे, बस आप एक हौसला रखो। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, मैं शीरोज़ कैंपियन से मिली, मतलब मैं इनकी वीडियोस देखती रही, मैं इनसे मिली, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट हो जाग गया कि नहीं, अगर ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो बस एक वो हौसला आ गया मुझ में, एक खुशी सी महसूस हो गई कि नहीं, मेरा एक ड्रीम था मेकअप आर्टिस्ट का। तो मतलब ये इंसिडेंट होने के बाद वो सारे सपने ख़त्म हो गए थे मेरे। बट मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं फिर से अपने ड्रीम्स पूरे करने जा रही हूँ। बहुत
खुशी मिलती है मुझे। बाकी थैंक यू सो मच। मैंने जब सबको देखा तो मुझे हिम्मत आई और मुझे लगा अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आप बताइए। अच्छा, आप लोग से मैं कंफर्म बस करना चाहता हूँ, ये फीलिंग कितने लोगों को आई थी? लगभग सारे लोगों को। और इसीलिए मैं ये बात भी इस बहाने में एक और बात हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी होता है। मैं चूंकि आप लोगों की सारी बातें सुनता रहता हूँ तो मैं जल्दी में समराइज कर सकता हूँ। आप लोगों को सुनेंगे घंटे 2 घंटे में पूरी बात होगी ना। जैसे मैंने 2-3 बातें बहुत कॉमन सुनी। एक तो ये बात जो अनीसा ने बताई कि मैंने दूसरों को देखा, हिम्मत आई। कई लोगों ने तो ये भी बताया, क्योंकि अब तो काफी कॉमन हुआ है, खबरें पहुंची हैं, लेकिन पहले तो बहुत ही नया था। जैसे रूपा ने साथ मुझे बताया और पुराने लोगों ने कि मुझे पता ही नहीं था एसिड अटैक क्या होता है या एसिड भी किसी पे डाला जाता है। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता था कि ये मेरे साथ ही हादसा हुआ है ना। ऐसे कौन से लोग हैं, है ना, आप लोग है ना, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ही। जैसे कोई भी चीज अगर आपके साथ अकेले हो, आपको उसका उदाहरण ना मिले, कोई भी चीज, तो आपको हमेशा ये हिम्मत नहीं मिल पाती है उतनी कि ये मेरी गलती है या सामाजिक गलती है। तो जब हम एक कम्युनिटी से जुड़ते हैं, कम्युनिटी मतलब ग्रुप, तो जब हम एक ग्रुप से जुड़ते हैं तो क्या होता है कि हम दूसरों की कहानियां भी सुनते हैं और देखते हैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 लोगों के साथ सेम बात हो रही है। इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम बाहर है, हम में नहीं है, समाज में कुछ प्रॉब्लम है। तब जाके कहीं कॉन्फिडेंस आता है। इतना कॉन्फिडेंस टूट जाता है, ये साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, जो इस बारे में विशेषज्ञ हैं, वो भी ये बात बताते हैं कि सबसे बड़ा बात ये हो जाती है कि अपना आत्मविश्वास टूट जाता है। इस हद तक टूट जाता है कि लगता है कि नहीं नहीं, ये अगर किसी और के साथ नहीं हुआ है, सिर्फ मेरे ही साथ हुआ है, तो सिर्फ मेरी ही कोई गलती होगी। और फिर और जो रोल है वो समाज के लोग अदा कर देते हैं। अच्छा, आप में से प्लीज एक बात बताइएगा, कितने लोगों से किसी ने सवाल नहीं पूछा कि ये इन्हीं की गलती रही होगी? कितने लोगों पे आरोप नहीं लगा कि इन्हीं की कोई गलती रही होगी? मतलब ये आरोप लगता है ना समाज की तरफ पहला कि गलती तो उसी की रही होगी। कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसके साथ नहीं हुआ है आरोप लगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। वो हाथ खड़ा करे जिसको ये नहीं फेस करना पड़ा हो। ऐसा ही लगता है। फिर हिम्मत आती है कि अरे इतने सारे लोग हैं। कई लड़कियों ने मुझे ऐसे बोला, शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन किसी ने बोला कि भाई मेरी एक आंख सुरक्षित है, कई लोगों की दोनों आंखें नहीं है, उनको देख के हिम्मत आई। जो सच्चाई है जो उन्होंने बोला। तो टीम में ऐसा ही है कि सच में दूसरे का दर्द देख के अपना दर्द कम लगता है, दूसरे के चैलेंजेस से ये पता चलता है कि सामाजिक समस्या है, और धीरे धीरे करके। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो पहले बताते थे कि मेरे साथ ये स्टोव से जल गया है, हादसा हो गया है, ऐसा बहुत, ये एक बात था ना जो, हाँ, क्योंकि एक बात था ये एक्सेप्टेंस ही नहीं थी कि हम एसिड अटैक सर्वाइवर है बोल सके, क्योंकि बोलेंगे तो लोग सवाल करेंगे कि तुम्हें कुछ। लेकिन अब शायद बहुत हिम्मत करके अब पहला वर्ड ये बताने की, पहले अपने परिचय में ही जोड़ लेते हैं कि मैं एसिड अटैक सर्वाइवर है, क्योंकि सबने मिलकर एक ऐसा सेंस दिया समाज ने कि आप ये बात बता सकते हो। तो ये एक बदलाव आया। तो मैं वही बोला कि 10 साल में भले कुछ ना बदलाव, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदला है। उनमें से एक चीज है। अब कोई और अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है? जूली और पॉली की तो बहुत अच्छा लगेगा। जूली की सबसे खतरनाक में करते हैं, मतलब जो क्रिमिनल्स हैं। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी हमने क्राइम्स देखे जिसमें ये डाइल्यूटेड वर्जन, वो लोग लाते कैसे हैं, हमने वो भी सिस्टम देखा। बड़े ड्रम में आता है कंसंट्रेटेड वाला एसिड, उसमें पानी मिला के उसको डाइल्यूट करते हैं, तो सब जगह अलग अलग डाइल्यूशन का एसिड आपको मिल जाएगा। वो कहते नहीं ये तो हार्मलेस है, इसमें तो पानी मिला हुआ है, लेकिन उससे भी अटैक हुए हैं। और ये कहीं से भी सोर्स कर सकता है। नियम ये थे कि इसको पॉइजन एक्ट 1919 में रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा था कि उसके अंतर्गत ये उन्हीं दुकानों में मिलना चाहिए जो पॉइजन एक्ट 1919 में रजिस्टर्ड है, नामर्द दुकानों में नहीं मिलना चाहिए। साथ साथ जब कोई खरीदेगा तो अपनी आइडेंटिटी देगा, और एसडीएम को इसका जिम्मेदारी दी गई थी कि हर एक जिले में एसडीएम इसका रिकॉर्ड रखेगा, और ये भी रखेगा रिकॉर्ड हर 15 दिन में। एक उन्होंने तो एफिडेविट में ये भी लिखा था कि आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन, जिसपे हर 15 दिन में एसिड का ये स्टेटस अपडेट करेंगे। ये 18 जुलाई की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, 18 जुलाई 2013। कुछ मेमोरीज बड़ी अभी तक ताजी रहती हैं। तो वो उस दौर में ये सब किया था, लेकिन फिर उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। और हमने इसके बाद आरटीआई लगाए ये फॉलो करने के लिए कि क्या स्टेटस है। तो कई सारे जगहों से तो सिंपल जवाब आया कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। तो बात ये है कि बहुत गंभीर समस्या है, मतलब कई स्तर पे है। कि कुछ कहना चाह रहे थे सर? थैंक यू। काम करता है अभी हमारे ऐसे ही 1-2 और एनजीओ और है, छाव फाउंडेशन जैसे, ज्यादा एनजीओ नहीं है देश भर में इसको लेके।
अगर कोई छाव फाउंडेशन तक पहुंच जाता है या छाव फाउंडेशन उस तक पहुंच जाता है तो हमारा काम होता है ये सुनिश्चित करना कि उनका इलाज हो जाए, साथ साथ उन्हें अगर किसी तरह का कंपनसेशन, सरकारी जो भी लाभ है, जैसे प्राइम मिनिस्टर से भी एक सपोर्ट मिलता है 1 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलता है, साथ साथ अगर ट्रीटमेंट में दिक्कत आ रही है तो वो कराएं। उसके अलावा किसी को फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है तो उनके रोजगार में, अगर उनको तुरंत रोजगार की जरूरत है, बहुत मुश्किल में है, तो शीरोज कैफे में जॉब देते हैं। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं ट्रेनिंग करना, सीखना, या अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं तो उनके घरों पे ही, घरों के आसपास ही ऐसा सिस्टम देना कि वो सीख पाए। उनकी मेडिकल में मदद करना, उनकी और तमाम मेडिकल बोल रहे हैं, उनकी पढ़ाई में बेसिकली मदद करना और स्किल ट्रेनिंग कराना। अभी से मेजर काम में बहुत सारा स्किल ट्रेनिंग करा रहे हैं। और इसके बाद न सिर्फ शीरोज पे बल्कि तमाम प्लेटफॉर्म्स पे भी उनको नौकरियां मिल रही है। जैसे हाल ही में अमेज़न ने नौकरियां दी, फ्लिपकार्ट ने दी, हिल्टन अभी हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है डबल ट्री हिल्टन में। तो इस तरह के मतलब बहुत सारे प्लेसमेंट्स वगैरह कराना, ये सारे काम छाव कर रहा है। बहुत लेयर फंडिंग है, मतलब इंडिविजुअल से बहुत सारे फंड करते हैं, हमें कॉर्पोरेट से बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। अब पिछले 2 सालों से कॉर्पोरेट सपोर्ट से भी हम लोग सारे ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं। तो तमाम कॉर्पोरेट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं। डोनेशन भी बहुत सारे लोग देते हैं। हमारे कई सारे बड़े डोनर्स हैं। हमारे वो क्या बोलते हैं, जैसे अगर स्टार नाम बताएं तो जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि गवर्नमेंट एड नहीं मिलती है सर। गवर्नमेंट एड हमने एक बार ट्राई किया था 2 साल के लिए, तो ये समझ में आया कि गवर्नमेंट एड लेकर से बेहतर है कि ऐसे ही रह लिया जाए। जी सर, एक और इससे सफ्तर जंग है जहाँ इनके चलने का, ऐसे देश भर में कई हैं जहाँ डॉक्टर लोग भी कोई हेल्प करना चाहते हैं, कुछ ऐसा नेटवर्क आप उनसे कोऑर्डिनेशन करेंगे। जैसे बॉम्बे में भी कई हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर लोग भी चाहते हैं कि हमारे उनमें भी दर्द है, मेरे में भी दर्द है, तभी मैं इस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ कि इस तरह मतलब पूरे इंडिया में आप जो हॉस्पिटल है उसका नेटवर्क क्या कर रहे हैं। हमें याद है मौसमी का ट्रीटमेंट गंगा हॉस्पिटल में हुआ था। गंगा हॉस्पिटल विलिंग है कि और ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, मतलब सर्जरी की पेमेंट नहीं लेते हैं। लेकिन गंगा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए उस साइड के सर्वाइवर्स, उस साइड में वेस्ट में उस तरफ मतलब सर्वाइवर्स का कोयम्बटूर के साइड में उतने सर्वाइवर्स नहीं है जितने हमारे इधर हैं। मतलब सर्वाइवर हो, हमें सुन रहा हो, उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत हो, तो हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है, आपको आने की जरूरत है। मतलब एटलीस्ट ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत अच्छी बात क्या है, हमें बहुत सारे कमिटमेंट मिल गए हैं। कंपनियां छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल के मैं नाम लेके नहीं बताऊंगा, पर हाल ही में भी कोई ग्रुप आया है, वो कुछ IAS अधिकारियों का ग्रुप है, और वो लोग क्या करते हैं, एनोनिमसली डोनेट करते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं, अपने पास एक सिस्टम, उनका NGO नहीं है, उन्होंने कोई अकाउंट नहीं बना रखा है, उन्होंने आपस में कमिटमेंट बैंक बना रखा है कि उन्होंने कमिट कर रखा है कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं 50,000 रुपए दे दूंगा। इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि आप, तो हमने 1-2 लोगों के लिए मदद भी दी। जहां कॉर्पोरेट का तो क्या है कि वो कहेंगे 1.5 लाख रुपए ही दे सकते हैं ट्रीटमेंट का, इससे ऊपर एग्जांपल दे रहे हैं। तो जब उससे एक्सीड करने लग जाता है किसी का, तो हम ऐसे लोग इंडिविजुअल्स को बोल देते हैं। तो न सिर्फ कंपनीज बल्कि इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट बहुत सारी संस्थाएं भी इसमें जुड़ी हुई हैं। जिसको कहते हैं कि एक संस्था या इस तरीके का, उनके साथ आपका कोई तालमेल है? क्योंकि मैं अपने रिश्तेदार भाई से भी बात करती हूँ, उन्होंने कई बार जयपुर में जो एसिड अटैकर और एसिड की जो पीड़िता थी, उनके कई ऑपरेशन अपनी तरफ से भी किए हैं। तो मेरे हिसाब से कि उनकी जो संस्था से अगर आप संपर्क करेंगे तो ज्यादा लाभ मिल सकता है, क्योंकि बेसिक खर्चा जो इलाज और उस व्यक्ति को वापस ठीक करने में जो लगता है, और डॉक्टर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो ये मदद बहुत ज्यादा और बड़ी और सीधे बिना किसी आर्थिक सहायता के उस व्यक्ति को पहुंचने वाली मदद हो सकती है। तो उनकी संस्थाओं से भी आप, और उनकी यूनियन जो होती है या उनकी जो अपनी प्रेस क्लब की तरह ही आपको वहाँ से काफी सहायता मिल सकती है। आपने किया है उनको संपर्क कभी? बताइए अंशु, कैसी प्लास्टिक सर्जन से क्या था? मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ स्टार्टिंग का, कि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और कभी बाहरी दुनिया में गई नहीं थी, कभी कुछ देखा नहीं था।
जब एसिड अटैक हुआ तो गांव से पहली बार हॉस्पिटल गई थी, कभी गई ही नहीं थी बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को आगे बढ़ाया नहीं जाता है और कहीं गांव से बाहर भी नहीं भेजा जाता है, यहाँ तक कि पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता है। जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ तो उसके बाद मैं बहुत जल्दी की इच्छाओं के साथ जुड़ गई थी। तो मेरा ट्रीटमेंट चला फर्स्ट सर्जरी, पहले से मुझे बहुत डर लगता था इंजेक्शन वगैरह से। तो जब मेरा पीजीआई में ट्रीटमेंट हुआ तो मतलब जो डॉक्टरों ने मुझे बहुत अच्छे से कोऑपरेट नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा कि लाइफ में कभी ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आधा इंसान तो तब ठीक होता है जब डॉक्टर अच्छे से बात करते हैं। लेकिन उसके बाद जब मैं दिल्ली आई तो दिल्ली में एम्स में जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपोजिट ही मतलब बिहेव किया, एकदम आपके रिश्तेदार जैसे, दोस्त जैसे बिहेव किया। तो फिर से मैं बनाया ये कहूँ कि 6-7 साल बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद मतलब अभी जो डॉक्टर हैं वो एक फ्रेंड जैसे हैं, सामने से मिलते हैं, सामने से बातचीत करते हैं, हम कोई भी स्किल सीखते हैं। जैसे अभी हम लोग हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ बना के लेके जाते हैं जब भी हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि डॉक्टर हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और एक सर्वाइवर्स के लिए डॉक्टर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और हम चाहेंगे कि जहां हमें डॉक्टर का सपोर्ट मिल रहा है हम वहीं जाते हैं। तो अभी मैंने बाकी नियर हॉस्पिटल में 2-3 जगह विजिट किया है, क्योंकि मेरा काम भी यहाँ पे यही है कि जो जिन भी सर्वाइवर के साथ एसिड अटैक होता है उनकी देख रेख करना, उनके ट्रीटमेंट कराना। लेकिन अदर हॉस्पिटल में जब जाती हूँ तो डॉक्टर कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन एम्स में अभी ऐसा है कि एम्स के डॉक्टर खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं, खुद से कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग वहीं उनके ज्यादा जाते हैं। इसमें मेरी बात का जवाब नहीं मिला। हाँ जी, आपसे कह रही हूँ कि आपकी संस्था की ओर से चिकित्सकों के समूह से संपर्क करने के लिए मैंने होगा, ये तो एक व्यक्तिगत अनुभव है। नहीं बिल्कुल, हम लोग KGMU के जो HOD हैं लखनऊ के, उन्होंने उनका जो प्लास्टिक सर्जन का जो एक सेमिनार्स होता है, उनकी जो एक कमेटी बनती है, उनका जो एक जो भी बनता है, तो उनका वो संपर्क है। वो कहते हैं जहाँ भी आप हैं हमसे बात करा दें और हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं। तो हम लोग पूरी तरह से बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि लगातार इलाज जो भी हो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जहाँ पर मदद लगती है। जैसे कि आलोकी ने पहले बताया कि तमाम तरह के प्रेशर गारमेंट्स हैं, स्पेंडर है, बहुत सारी चीजें जो है, इसे स्किन की जरूरत पड़ती है जब कोई ड्राफ्ट होती है। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि एक नेटवर्क बनाएं, उसको बेहतर करें, बना रहे हैं, उसको बेहतर कर रहे हैं कि एटलीस्ट उड़ीसा वाला दिल्ली आने में जो उसको दिक्कतें हो रही है तो उसे उड़ीसा में इलाज मिल जाए, है ना। तो जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल से जो आ रहा है, पहले बात तो इंटीरियर से पहले वो कोलकाता पहुंचता है, फिर कोलकाता से फिर वो दिल्ली आता है, तो बहुत समय लगता है। तो हम चाहते हैं कोलकाता में उसे इलाज मिल जाए। तो एक नेटवर्क लगभग बन रहा है, उस पर काम चल रहा है। तो अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई नंबर हो, कोई कॉन्टेक्ट, तो हम जरूर चाहेंगे आप दें, हम उनसे संपर्क करें। आपने बहुत जल्दी इस बात को लेकर के अपनी जो कोशिशें हैं वो रोक ली है शायद, जैसा कि आपकी बात से लगा कि सरकार की ओर से हम निराश हो गए हैं, ऐसा आपके कहने से ध्वनित हुआ। मैं ये सोचती हूँ कि सरकार के पास काफी अधिकार और वो सब होते हैं, आपको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे सम्मेलन में उनके प्रतिनिधियों को आए ना आए, पर उनको आमंत्रित अवश्य करना चाहिए, इस तरीके के सम्मेलन वगैरह जैसा आज हुआ है। और एक मुसलसल लगातार तो कोशिश जारी कर रहनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने भी बताया कि प्लास्टिक सर्जन के समूह से आपको बहुत बड़ी मदद मिल सकती है, वैसे ही सरकार से मिल सकती है। नीति में डर सकता है, उनकी ओर से कोई ऐसा चिकित्सक या चिकित्सकीय प्रावधान हो सकता है, एक दूसरे मंत्रालयों में वो चीजें जा सकती हैं, आखिर बहुत से लोग लाभ उठा ही रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही उपयुक्त और एक तरह से कहीं ना कहीं सरकार भी उसमें शामिल हो जाती है। जब कोई आक्रमण होता है उसकी रक्षा नहीं कर पाते, तो बहुत सी सरकारी मशीनरी का उसमें ये माना जा सकता है कि भाई वो रक्षा नहीं कर पाए या उन्होंने सेवाएं नहीं दी। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए, आपको उनके प्रतिनिधियों को, चाहे वो मंत्रालय के प्रतिनिधि हो, महिला बाल विकास के हो, चाहे मतलब बहुत तेजा बेचने को ही लेकर के है, ऐसे बेचने को लेकर कोई ना कोई लाभ आपको मिल ही सकता है। आप उसकी कोशिश को मत रोकिए और कोशिश को जारी रखिए। और ये सब भी आप काफी टेक्नो एजुकेटेड हो चुके होंगे या होंगे, तो अपनी ओर से इस प्रयास को जारी रखना चाहिए और हो सके जितना
संप्रेषण उनके साथ करते रहना चाहिए। ये तो है कि देर लगती है, क्योंकि बहुत से कारण और इस तरीके के होते हैं कि क्या पता व्यक्ति कैसे दिव्यांग हुआ भी है कि नहीं है, ये पहले से ही वो लाभ लेना चाह रहा हो। वहां भी बहुत इस तरीके का होते हैं जैसे, और निजी संस्थाओं की एक आदत ये भी हो गई है कि बस मैंने कहा तो हो जाए, ये किया तो ये हो जाए। तो इतना शीघ्रता से बिना निर्णय लिए बहुत जल्दी सरकार में नहीं होता, पर नहीं ही होता और ऐसा भी नहीं होता। सरकार के साथ मैं आगे बात को छोड़ रहा हूँ कि सरकार के संवाद के बिना तो कर पाना असंभव है। तो जहाँ जिस स्टेट में जाते हैं हम उस स्टेट के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, उसके संबंधित कैबिनेट जो मिनिस्टर होता है उससे मिलते हैं, अपनी डिमांड देते हैं, और इवन बल्कि जिस हम जिले में काम करते हैं उसके सांसद से मिलने का प्रयास करते हैं, विधायक से मिलने का प्रयास करते हैं और डीएम से मिलने का प्रयास करते हैं, और कहीं कहीं बेहतर सपोर्ट मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। तो हेलो, अलीसा ने खुद से लिखा है, मुझे मिरर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ। इधर कुछ आप लोग इधर आ जाओ, बीच में आपको लगता है इधर स्माइल करिए थोड़ा, सब लोग इतने ज्यादा डल, उनको ले लो। सामने देखिए, अरे आपको परिचय नहीं हो रहा है सर, तो रूपा जानती है। तो जैसे कि आपने हमको कहते हैं कि भैया आपकी वजह से बदल गई, मैं ऐसे कह सकता हूँ सर के लिए, क्योंकि हम लोग दिल्ली आए थे तो ज़्यादा लोगों नहीं जानते थे, और जब भी जहाँ भी छोटा भी, हम लोग बहुत छोटे थे, हम तो नहीं ऐसा, हम मेरी बात सुन भी लेते थे भाई, 25-26 साल के हम लोग थे, और सर जब भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की, एक नहीं कम से कम 50-60 टीम मेंबर पूरा सब कुछ कराते थे, और उस वजह से अपने कैंपेन को हम लोग ठीक से रख पाए। बहुत बार बहुत जगहों पे हम लोग को कहीं पुलिस पकड़ ले गई, दूसरे के सर आए छुड़ाने आए, तो बहुत कुछ हुआ। तो ये अलग रिश्ता उस रिश्ते से मिला रहा हूँ। आइए फोटो कराते हैं सर, बीच में जगह बना दीजिए। सब थोड़े थोड़े पीछे आ जाएंगे, और पीछे आराम से, पीछे वो रोड है। कौन सा आता है मैं नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ अंशु राजपूत जी हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पूरे भारतवर्ष में जिन बच्चियों के ऊपर तेजाब फेंका जाता है, एसिड अटैक होता है, उन्होंने यहाँ पर अपनी आप बीती बताई कि किस तरह से
जिन लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया और किस तरह से अब वो सर्वाइव कर रही हैं। हालांकि गवर्नमेंट को भी इसमें संज्ञान में सब मामले होते हैं, लेकिन ना गवर्नमेंट हेल्प करती है, ना कोई एनजीओ, ना कोई बड़ी संस्था आती है। लेकिन फिर भी एक छांव फाउंडेशन है जहां पर अंशु जी वहां कार्यरत हैं, कमा रही हैं और अपने परिवार का गुजारा कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं अंशु जी की क्या हालत है, क्या हालात हैं। तो ये जो हमारे बीच में जो कुछ लोग होते हैं वो ये सब करते हैं, जबकि गवर्नमेंट उनको कोई भी सजा देने में अभी तक कामयाब नहीं हुई है। तो अंशु जी से हम जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाहेंगी आप सरकार के लिए। सरकार के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो एसिड अटैक के खिलाफ जो भी हो रही हैं शिकायतें, जितनी भी लड़कियां शिकार हो रही हैं एसिड अटैक की, तो उनके खिलाफ जो उनके अटैकर होते हैं सख्त कार्रवाई होए, क्योंकि सरकार ने ऐसे कोई कदम नहीं उठा रखे हैं कि एसिड अटैक को रेगुलेट किया गया हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए कुछ भी ऐसा रिहेबिलिटेशन जैसा या मतलब ट्रीटमेंट को लेके उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कर रखा है कि कोई भी लड़की जाए और वहाँ पे ट्रीटमेंट करा ले। तो मतलब सरकार को सर्वाइवर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कराने चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत महंगे होते हैं और एक लोअर क्लास की लड़की के लिए ट्रीटमेंट कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक सर्जरी जो होती है वो 2 से 2.5 लाख रुपए की होती है, जिसकी सालाना इनकम ही 1.5 लाख रुपए है। तो वो एक सर्जरी कैसा अफोर्ड करेगा। हर तीसरे महीने में सर्जरी होती है, क्योंकि सर्जरी कोई 1-2 बार में नहीं होती है, कम से कम 20 से 25 सर्जरी होती हैं। तो ऐसे में तो शायद वो पूरी अपनी उम्र भर की पूंजी वो वहीं पे लगा देगा। तो ऐसे में सरकार को कदम उठाने चाहिए। बाकी जो लड़कियां हैं जिनको दिखता नहीं है, दोनों आंखों से नहीं देख पाती हैं, या जो लड़की काम करने में सक्षम नहीं है, तो हमारी सरकार को उनके लिए कुछ मतलब मंथली पेंशन का बंदोबस्त करना चाहिए। 1-2 हज़ार रुपए की पेंशन से उनका कोई गुजारा नहीं होना, क्योंकि जो उनकी मेडिसिन होती हैं वो रेगुलर चलती हैं, जैसे कि आई ड्रॉप्स वगैरह होती हैं वो रेगुलर चलती हैं। और हम सबको पता है कि जिस तरीके से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, तो मतलब दवाइयाँ भी कितनी महंगी हो रही है, क्योंकि मतलब जब धूप में निकलती है उनको सनस्क्रीन वगैरह यूज करना पड़ता है, तो फिर आई ड्रॉप यूज करना पड़ता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मतलब सरकार को तुरंत से निर्णय लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात, आपने अपने दर्द भी बताया और सरकार से आप काफ़ी नाराज हैं, बल्कि सभी बच्चियां जिनके ऊपर अटैक होता है वो सभी नाराज होंगी। 2014 में हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री अमित शाह जी अभी हैं। तो एट प्रेजेंट में तब से अब तक तो कोई अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी इस शासनकाल में भी अटैक हुए हैं। तो जिस प्रदेश में ये अटैक हुए हैं वहाँ के मुख्यमंत्री या वहाँ के डीएम, क्या वो इस तरह से आपने वहाँ रिपोर्ट लिखाई और उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ? सर कुछ स्टेट में जो भी हमारे डीएम हैं वो इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने स्तर से फैलाने की, और हमारे कुछ सर्वाइवर्स हैं जो मतलब हम उनको इनवाइट करके वो अपना जिले का 1 दिन का डीएम भी बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ 1-2 लोगों के कदम उठाने से ये बदलाव नहीं आ सकता। कहने का मतलब है कि सरकार खुद इसकी जिम्मेदारी ले और आप सबको सहूलत दे, ताकि आपका मेडिसिन, आपका रहना, खाना पीना, नौकरी। बहुत तेजी से एसिड अटैक हो रहे हैं और आप आए दिन देखेंगे कि आए दिन एसिड अटैक होते हैं, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि जिनको समय से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उनकी डेथ भी हो जाती है। तो मतलब समय से उनके लिए ऐसा कुछ होना चाहिए कि उनको टाइम पे ट्रीटमेंट हो सके। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एसिड अटैक को जड़ से बैन करना पड़े, क्योंकि मतलब ये नौबत ही ना आए कि किसी लड़की के साथ ये हादसा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंशु राजपूत जी। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार को ये मामला अपने संज्ञान में लेना चाहिए, उनको मालूम भी है, और इन बच्चियों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का, रहने का, और महीने का 10 से 15 हज़ार रुपया इनको पेंशन लगनी चाहिए ताकि ये सर्वाइव कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सूफिया भी जुड़ चुकी हैं, सेम कंडीशन है, इनके ऊपर भी एसिड अटैक हुआ है। बहुत सी बच्चियां जो आपने देखी हैं वीडियो में, सभी बच्चियां यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई, कुछ जो है वो आई हैं यहाँ पर, लेकिन पूरे देश में बहुत सी बच्चियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है। अपने भी होते हैं, कुछ मन चले लोग होते हैं जो उस एरिया में रहते हैं। तो सूफिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे और आपके साथ क्या हुआ था ये भी बताएं, और सरकार से आप क्या चाहती हैं? एनजीओ तो आपकी हेल्प कर ही रहा है, छांव एनजीओ। जी, मेरे ऊपर अटैक 2014 में हुआ था और मेरे कजिन ब्रदर ने अटैक किया था। मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था और मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम 14 वर्ष की थी और वो मुझसे 6-7 साल बड़ा था। मैं उस टाइम पढ़ाई कर रही थी और मैं बचपन से उसको भाई मानती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया था, इसलिए उसने एसिड डाला था। जब ये अटैक हुआ तो आपके माँ बाप या लड़के के माँ बाप और पुलिस में रिपोर्ट किया, वो जेल में है, इस तरह से कोई कार्रवाई हुई? उसको 10 साल की सजा हो गई थी, लेकिन उसको 6 साल में छोड़ दिया गया उसका गुड बिहेवियर देखकर। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि किसी एक इंसान को अगर बंद कमरे में आप रखेंगे
तो वो कुछ नहीं कर सकता। गुड बिहेवियर तो माने नहीं जाएगा, क्योंकि उसने तो बैड बिहेवियर आपके साथ कर चुका है, तो उसको तो उम्र कैद होनी चाहिए, बल्कि फांसी की सजा होना चाहिए। क्या आप ये मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जेल में रहकर वो अपना कोई गंदा व्यवहार नहीं दिखाएगा, आपको अच्छा ही दिखाएगा। उसने इतना बड़ा कदम उठाया, किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आप उसको एक गुड बिहेवियर के उसमें आपने उसको 6 साल में छोड़ दिया। इस तरह से बहुत से केसेज होते हैं, कोई 2 महीने में भी आ जाते हैं, कोई 2 साल में आ जाते हैं। जिस तरह से उनका दबंगई जो उनका रूप होता है, तो वो उनके हाथ ऊपर तक होते हैं। लेकिन सरकार से आप क्या चाहती हैं? सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि हमारे भारत में सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। कानून है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जबकि 2014 से यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अब अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कानून तो बने हैं, लेकिन जो डीएम हैं, वहाँ की राज्य की सरकारें हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। उसके लिए आप मुझे इतना कहें, नहीं, मुझे मैं ये बता रहा हूँ आपको, तो वो कहें कि उन कानूनों को इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल किया जाए, जो भी है किया जाए। मैं चाहती हूँ कि जो अटैकर हैं, अगर सोचना भी चाहते हैं किसी के लिए इतना बुरा करना, तो वो 10 बार सोचे कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसके पीछे फिर मेरा क्या होगा, यहाँ का कानून मेरे साथ क्या करेगा। ऐसा कानून तो होना ही चाहिए हमारे भारत में। और दूसरी बात कि जो हम अटैकर हैं, अगर सच में छाव फाउंडेशन नहीं होता तो हम लोग पता नहीं कहाँ होते। हमारी सरकार को इतना तो करना चाहिए कि हमको एक बचाव के लिए कोई प्लेसमेंट। हाँ। और दूसरी चीज, हम हमारे जॉब के लिए हम बैठकर कब तक कोई खिलाएगा, बिल्कुल घर वाले कब तक कोई खाएगा। और इस तरह से और भी फाउंडेशन जो है उनको भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुफिया जी, आपने सुफिया की दास्तान सुनी। अब हम एक नई सर्वाइवर के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ सागर मीडिया के एडिटर ऑफ चीफ सागर जी जुड़ चुके हैं। अभी आपने देखा कि सागर जी खुद मौजूद थे जहां बच्चियों के ऊपर अटैक हुआ है तेजाब का। बहुत सी बच्चियां नहीं आई, लेकिन जो कुछ बच्चियां आ गई हैं उनको सर जी ने देखा और अच्छी नसीहत दी। अब हम सर से जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, जबकि इस पे तेजाब पे प्रतिबंध लगना चाहिए, लगा भी होगा, लेकिन पूरी तरह से गवर्नमेंट क्यों सक्रिय नहीं है। 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और साथ में अमित शाह जी भी अभी हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है बच्चियों के साथ? जो बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं, उनको अगर आप सज़ा जो है, मौत की सज़ा सिर्फ बताने के लिए ही करें और 1-2 को आजीवन कारावास दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये काम कम हो जाएगा। क्योंकि लोग जो हैं वो गांव में ये सब करते हैं और अपनी दबंगाई दिखाते हैं, तो उस दबंगाई में अगर किसी भी दबंग को मौत की सज़ा या आजीवन कारावास मिल जाए, तो आजीवन कारावास 14 साल के लिए होता है जनरली। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी प्रतिक्रिया कम हो जाएगी, लोगों में डर भी पैदा हो जाएगा। और जो ये लड़कियों को छेड़ते हैं, आप देखें दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ डर है और उसको बंद कर देते हैं जेल में, सीधे बाद में 15 दिन के बाद कार्रवाई होती है। तो इसी तरीके के पूरा भारत में ये होना चाहिए। साउथ में भी ऐसा नहीं होता। जो लड़के इनके ऊपर एसिड डालते हैं, पहले तो एसिड मिलना मुश्किल होना चाहिए, राशन कार्ड पे मिलना चाहिए, प्राइस है वो भी इतना रखें ताकि ये लोग खरीद ना सकें। तो इस तरीके के बहुत सारे रूप हैं जो कि सोशली भी होने चाहिए और सरकार द्वारा भी। तो अगर इसके ऊपर क्रूअल तरीके से देखा जाए तो ये क्रूअलिटी है, ये ह्यूमन के ऊपर क्रूअलिटी है और नन्हे बच्चों के ऊपर जिन्होंने आगे कुछ बनना होता है। क्योंकि अगर आप जो बच्चे हैं उनको ही नहीं संभाल सकेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप यहाँ आए और आपने इस बात को आम जनता के लिए भी रखा, सरकार के लिए भी रखा। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।